जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम इस वीडियो में जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर देखेंगे। इसमें हम जो ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल होता है वो यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ऑर्डिनरी बिल मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ भी फाइनेंशियल चीज़ें ना हो, मतलब फाइनेंशियल सब्जेक्ट से अलग जो कुछ भी होगा वो ऑर्डिनरी बिल रहेगा। और जिसमें पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, मनी से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, वो मनी बिल रहेगा। सिंपल है। आगे चलते हैं। अब ऑर्डिनरी बिल के हिसाब से हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो ऑर्डिनरी बिल जब लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस होता है या फिर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। जैसे कि हमने लोकसभा राज्यसभा में देखा था, जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, वो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। लोकसभा में दो तरह के लोग होते हैं, प्राइवेट मेंबर होते हैं और मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब गवर्नमेंट मेंबर होते हैं। प्राइवेट मेंबर मतलब जो मिनिस्टर नहीं है, और जो गवर्नमेंट मेंबर मतलब जो मिनिस्टर है। तो इस तरीके से दोनों भी लोग ऑर्डिनरी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑर्डिनरी बिल जो है वो ओरिजिनेट हो सकता है आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन द केस ऑफ बाईकैमरल लेजिस्लेचर। 7 स्टेट्स में बाईकैमरलिज्म है, 7 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। सच ए बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय मिनिस्टर्स और बाय एनी अदर मेंबर, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पर भी जैसे हमने लोकसभा में या राज्यसभा में देखा था कि अगर किसी भी हाउस में एक ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस होता है तो वहाँ पर 3 रीडिंग की जाएगी। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, जो भी मतलब जो टाइटल्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सिर्फ पढ़े जाते हैं। वहाँ पर कोई डिटेल डिस्कशन नहीं होता है। जो भी डिस्कशन है, जो भी मारापीटी है हाउस में, वो सब सेकेंड रीडिंग में होती है। जो भी बहसबाजी है वो सेकेंड रीडिंग में होती है। उसके बाद थर्ड रीडिंग में पूरी जो मतलब सेकेंड रीडिंग में वो कमिटीज़ वगैरह सब होती है, कमिटीज़ ये सेटअप करना वो सब। फिर थर्ड रीडिंग में जब जाता है तो वो एक्सेप्ट वोटिंग वगैरह, फिर उसके बाद जो ओवरऑल वोटिंग होती है उसके बाद सेकेंड हाउस में भेजा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, तीनों रीडिंग से जो बिल है उसे गुजरना पड़ता है। और फिर वो सेकेंड हाउस में जाता है अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल हो तो। अब जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वैसे केस में डायरेक्ट गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर के पास क्यों जाएगा? एसेंट के लिए। फिर अब जब ऑर्डिनरी बिल है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ चुका है। अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ भी वो फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग से गुजरेगा। अब जब यहाँ पर तीनों रीडिंग हो जाएंगे तो यहाँ पर हाउस के पास कुछ यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं। वो क्या होते हैं? सबसे पहला तो है इट में पास द बिल एज सेंड बाय द फर्स्ट हाउस, मतलब जिस तरीके से फर्स्ट हाउस ने लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है उसी तरीके से यहाँ पर वो पास कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि इट में पास द बिल विथ अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न इट टू द फर्स्ट हाउस फॉर रिकन्सिडरेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, पहली कंडीशन तो हमने देख ली कि जैसा का वैसा बिल जो है वो एक्सेप्ट कर लेना, पास कर लेना, मतलब बिल जो है वो पास हो चुका है। लेकिन सेकंड इसमें क्या होगा, अगर उन्हें कुछ त्रुटि लगती है, अगर उन्हें कुछ कमियां लगती है, कुछ खामियां लगती है, तो वो जो बिल है उसमें अमेंडमेंट करके वो फिर से जो फर्स्ट हाउस में उसमें भेज देंगे। अब वहाँ पर जो फर्स्ट हाउस है अगर उन्होंने जैसा का वैसा एक्सेप्ट कर लिए, जो भी उन्होंने अमेंडमेंट बोले थे पूरा का पूरा वैसे के वैसे एक्सेप्ट कर लिए और बिल फिर से पास कर दिए, तो बिल जो है वो पास हो जाएगा। प्रॉब्लम आता है लास्ट 2 ऑप्शंस में। जब वो रिजेक्ट करते हैं बिल, इट में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, या फिर इट में नॉट टेक एनी एक्शन एंड थस कीप द बिल पेंडिंग। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब पहले 2 ऑप्शन जो हमने देखे थे कि वो जैसा का वैसा पास कर देंगे या फिर अमेंडमेंट से पास करेंगे, तो उसमें बिल अगर उस तरीके से पास हो जाता है तो वो गवर्नर के पास जाएगा और गवर्नर जो है गवर्नर के पास जाके बिल वो एसेंट वगैरह वहाँ पर ली जाएगी। अब यहाँ पर ये जो 2 ऑप्शंस है, जब वो रिजेक्ट हो जाता है बिल, रिजेक्ट कर देती है हाउस बिल, या फिर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है और बिल जो है उसे पेंडिंग रखा जाता है। अब याद कीजिए आप पार्लियामेंट में क्या होता था, अगर राज्यसभा ने इसी तरीके से बिल जो है वो रिजेक्ट कर दिया हो या फिर 6 महीने से ज़्यादा वो पेंडिंग रखा हो, तो क्या होता था, डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी। याद आ रहा है आपको? डेडलॉक हो जाता था। अब डेडलॉक जब होता है तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है, वो जॉइंट सिटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
कि आप जॉइंट सिटिंग रखो, फिर जॉइंट सिटिंग में मेजोरिटी के हिसाब से बिल जो है वो पास कर दिया जाएगा। जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं, जो हमने लोकसभा के देखे। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है या नहीं है? तो यहाँ पर अगर 3 महीने तक लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कोई भी एक्शन नहीं लिया हो, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 3 महीनों तक कोई भी एक्शन ना लिया हो तो लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से बिल जो है वो पास कर सकती है। समझ में आ गया आपको? ये बिल, कोई ऐसा बिल है, वो बिल लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने वो या तो रिजेक्ट कर दिया हो या तो 3 महीने तक अपने पास ही पेंडिंग रखा हो, तो लेजिस्लेटिव असेंबली वही बिल फिर से इंट्रोड्यूस करके फिर से पास कर सकती है। अब यहाँ पर फिर से पास करने का मतलब क्या है? अब क्या होगा यहाँ पर? अब वहाँ ऐसा हो सकता है कि अगर फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1 महीने तक कोई भी एक्शन नहीं लिया, ठीक है, मतलब पहले के 3 महीने अगर फिर से बिल इंट्रोड्यूस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो फिर एक्स्ट्रा 1 महीना। अगर 1 महीने तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है तो बिल जो है अपने आप पास हो चुका है ऐसा घोषित कर दिया जाएगा। मतलब देखिए आप, यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल की कोई इज्जत ही नहीं है। ऑन लाइटर नोट, तो यहाँ पर मैक्स टू मैक्स लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बिल कब तक अपने पास पेंडिंग रख सकती है? तो मैक्स टू मैक्स 4 महीनों तक, 3 महीने पहले के, और अगर फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली बिल इंट्रोड्यूस करती है तो मैक्स टू मैक्स 1 महीना। तो इस तरीके से 1 महीने तक अगर कोई भी एक्शन नहीं लेती है तो बिल जो है वो पास हो गया है ऐसा घोषित कर दिया जाएगा बाय बोथ दी हाउसेस। फिर वो बिल किसके पास जाने वाला है? गवर्नर के पास जाने वाला है, गवर्नर अपनी एसेंट देने वाले हैं। अब इस तरीके का प्रावधान हमारे पार्लियामेंट में देखने को नहीं मिलता है, वहाँ जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। अब यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान ही दिया हुआ नहीं है, जॉइंट सिटिंग की कोई बात ही की नहीं है। इसलिए जब हमने स्पीकर पढ़ा था लेजिस्लेटिव काउंसिल का, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का जब हमने स्पीकर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर है उनके पास एक पावर कम है एज़ कम्पेयर टू जो लोकसभा के स्पीकर है। वो क्या थी कि लोकसभा के स्पीकर के पास वो चेयर करते हैं जॉइंट सिटिंग को भी, जो कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर है वो चेयर नहीं कर सकते। याद आ रहा है आपको? जब हमने स्पीकर पढ़ा था लेजिस्लेटिव असेंबली का तब हमने देखा था कि हम आगे देखेंगे क्यों जॉइंट सिटिंग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रावधान ही दिया हुआ नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर में जॉइंट सिटिंग का। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। अब मनी बिल के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। अब मनी बिल जो है वो एग्जैक्टली सेम है, अगर आप देखोगे तो जो पार्लियामेंट में हमने देखा था वही यहाँ पर है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस हो सकता है, वहाँ भी सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता था, राज्यसभा में नहीं हो सकता था। यहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है एंड ओनली बाय द मिनिस्टर, मतलब सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है। और प्रायर रिकमेंडेशन लगेगी गवर्नर की, सेम वहाँ भी प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लगती थी, वैसे ही यहाँ पर गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन लगेगी। फिर बिल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास यहाँ ज़्यादा पावर नहीं होती है, यहाँ वो मैक्स टू मैक्स 14 डेज तक होल्ड कर सकते हैं, जिस तरीके से राज्यसभा जो है वो भी 14 डेज तक होल्ड कर सकती थी। रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, अमेंड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कि आप ये रिकमेंडेशन देख लो एक बार। अब यहाँ पर 14 दिन के अंदर उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा, बिल को पास करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो अपने आप बिल जो है वो पास हो चुका है ऐसा घोषित कर दिया जाएगा। सेम वही चीज़ हमें जो पार्लियामेंट में देखने को मिलती थी। फिर ये जो बिल है ये गवर्नर के पास जाएगा। अब गवर्नर जो है उनके पास वो आइदर गिव हिज एसेंट और विथहोल्ड हिज एसेंट, या तो दे सकते हैं या तो विथहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो रिटर्न नहीं कर सकते बिल को। अब ऑब्वियस है उनके रिकमेंडेशन के साथ ही जब बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो रिटर्न क्यों करेंगे? तो रिटर्न नहीं कर सकते, इनके पास सस्पेंसिव वीटो पावर नहीं होता है। यहाँ पर एसेंट दे सकते हैं या तो विथहोल्ड कर सकते हैं। ये हमने जब गवर्नर चैप्टर देखा था उसमें हमने जब ऑर्डिनरी बिल के कंपैरिजन में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कंपैरेटिवली देखा था हमने प्रेसिडेंट और गवर्नर का, तो उसमें भी हमने देखा था, मतलब आपका फिर से रिवीजन ही हो गया ये, तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। और यहाँ पर जो स्पीकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं बिल मनी बिल है या नहीं है, तो उनका डिसीजन जो रहेगा फाइनल रहेगा, कहीं चैलेंज नहीं हो सकता है। वही हमने सेम पार्लियामेंट में भी देखा था। पार्लियामेंट में लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनका ये फाइनल कॉल होता है कि ये मनी बिल है या नहीं है।
अब यहाँ पर पोजीशन ऑफ काउंसिल देखते हैं। अब हमने तो सिर्फ यही देखा है कि काउंसिल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, काउंसिल तो सिर्फ ऐसी ही बनाई गई है कि मतलब क्या है उनका। लेकिन यहाँ पर पोजीशन ऑफ काउंसिल यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं, जब काउंसिल इक्वल होती है असेंबली के और काउंसिल जो है अनइक्वल होती है असेंबली के। अब यहाँ पर अगर हमने जब पार्लियामेंट का देखा था तो हमने देखा था कि राज्यसभा जब इक्वल होती है लोकसभा के साथ, राज्यसभा जब अनइक्वल होती है लोकसभा के साथ मनी बिल वगैरह के केस में, और राज्यसभा के पास स्पेशल पावर भी है लोकसभा के कंपैरिजन में। वो कौन से हैं? एक तो वो ऑल इंडिया सर्विस ऐड कर सकते हैं, बराबर है, और दूसरी चीज़ कौन सी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन यहाँ पर काउंसिल जो है उसमें सिर्फ दो ही पावर है, एक तो इक्वल पावर और एक अनइक्वल पावर। यहाँ काउंसिल के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं है एज़ कम्पेयर टू लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर इक्वल स्टेटस कब होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्डिनरी बिल। हमने अभी देखा है कि ऑर्डिनरी बिल जो है वो काउंसिल में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और असेंबली में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। ऑर्डिनेंस जो है इशू जो गवर्नर करते हैं उसका अप्रूवल भी यहाँ पर दोनों हाउस को लेना पड़ता है। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। अब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर कैन बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पर आइदर हाउस के मिनिस्टर्स हो सकते हैं, जो चीफ मिनिस्टर है वो मेंबर हो सकते हैं। अब लेकिन किसी भी हाउस के वो मेंबर हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन से हाउस को होते हैं वो? तो असेंबली को ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ स्टेट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी रिपोर्ट्स होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, जैसे कि स्टेट फाइनेंस कमीशन हो गए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, तो ये फाइनेंस कमीशन जो स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो है ये हमने देखा था जब पंचायती वगैरह बनी थी उस टाइम पे इनका बहुत ये हुआ था। स्टेट फाइनेंस कमीशन का बोल रहा हूँ मैं, और स्टेट इलेक्शन कमीशन का। अब यहाँ पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हमें पता है जो हम स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन देते थे, और कंट्रोल ऑडिटर जनरल उसका एनलार्जमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब जो भी ज्यूरिसडिक्शन होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का उसका एनलार्जमेंट करना, उसमें भी इक्वल स्टेटस होता है असेंबली का और काउंसिल का। अब देखिए काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं, काफ़ी ऐसी जो थियरीज़ है वो होती है जिसमें थोड़ा मतलब जो माइंड में होता है और ज़बान से कुछ और निकल जाता है। तो ऐसे इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब वही सोच के बोल रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है, एरर आ जाता है बोलने में, लेकिन दिमाग में वही चल रहा होता है जो सही है। तो इसलिए आप कुछ छोटे मोटे जो एरर्स होते हैं वो आप निगलेक्ट कर दिया कीजिए, और वो आपको भी समझ में आता होगा, क्योंकि इतनी कोई बड़ा कोई एरर होता नहीं है, और जो होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने आप सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। तो अनइक्वल स्टेटस विथ लोकसभा। अब अनइक्वल स्टेटस कब होता है? तो मनी बिल के सिलसिले में होता है। मनी बिल मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन जो है वो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में हो सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। प्रायर रिकमेंडेशन लगती है गवर्नर की, उसके साथ साथ सजेस्ट कर सकते हैं जो काउंसिल है वो सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते, उसके बाद रिजेक्ट नहीं कर सकते। 14 दिन के अंदर अंदर उन्हें वो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। फिर वो डिस्कस ही कर सकते हैं सिर्फ बजट, वोट नहीं कर सकते बजट पर। काउंसिल जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव नहीं कर सकते बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कौन कर सकता है? सिर्फ असेंबली कर सकती है। ऑर्डिनरी बिल जब इंट्रोड्यूस हो सकता है, जब होता है, जब वो ओरिजिनेट होता है काउंसिल में और जब वो असेंबली के पास जाता है, और अगर असेंबली ने वो रिजेक्ट कर दिया तो पूरी तरीके से बिल रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन असेंबली में बिल इंट्रोड्यूस होता है, जब हमने अभी जिसका एग्जांपल देखा था, लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल इंट्रोड्यूस होता है और वो काउंसिल में भेजा जाता है, तो वो पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं होगा, मैक्स टू मैक्स 4 महीनों तक सिर्फ होल्ड पे रह सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। काउंसिल जो है सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि लास्ट पॉइंट जो हम देख रहे हैं कि काउंसिल जो है वो एबोलिश की जा सकती है बाय पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ असेंबली। मतलब यहाँ पर उनका कोई अस्तित्व जो है वही डिपेंडेंट है असेंबली पर, काउंसिल का। फिर यहाँ पर प्रिविलेजेस हम आते हैं। प्रिविलेजेस सेम हैं जो हमने पार्लियामेंट में देखे थे, वही यहाँ पर प्रिविलेजेस है। प्रिविलेजेस जो है वो स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज़, एग्जम्पशंस जो एंजॉय करते हैं दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स हैं वो, और उसके साथ साथ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एंड स्टेट मिनिस्टर जो है वो भी इसमें इंक्लूड रहते हैं। गवर्नर जो है वो अपना एंजॉय नहीं करते हैं, जो उनको लेजिस्लेचर की जो इम्यूनिटीज़ है वो, क्योंकि उनके अपने खुद के हैं। अब यहाँ पर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस है ये, पार्लियामेंट्री नहीं है। तो यहाँ पर कलेक्टिव और इंडिविजुअल दोनों होते हैं। अब कलेक्टिव प्रिविलेजेस में क्या आते हैं? वो रिपोर्ट पब्लिश कर सकते हैं, डिबेट्स में पार्ट ले सकते हैं, प्रोसीडिंग्स में, और फिर प्रोहिबिट अदर फ्रॉम पब्लिशिंग द सेम।
उसके बाद एक्सक्लूड कर सकते हैं स्ट्रेंजर्स को, जो भी सीटिंग होती है उसमें, जो भी सीक्रेट सीटिंग होगी उसमें। उसके बाद रूल्स वगैरह बना सकते हैं वो, ओन प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो कुछ भी होगा। अब पनिश कर सकते हैं मेंबर्स को, आउटसाइडर्स को भी, अगर वो प्रिविलेजेस का ब्रीच करते हैं तो। उसके बाद आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, ये सब तो ठीक है। अब आप 7th पॉइंट देखिए, तो कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस और इट्स कमिटीज़। अब कोर्ट जो है वो जो कुछ भी होगा हाउस के अंदर, जो कुछ भी उधम मचने वाला है, उसमें कोर्ट जो है बिल्कुल अपनी दखलंदाजी नहीं कर सकता है। और 8th पॉइंट देखिए, नो पर्सन आइदर ए मेंबर और आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड एंड नो लीगल प्रोसेस सिविल और क्रिमिनल कैन बी सर्व्ड विद इन द प्रेसेंट्स, मतलब जो हाउस होता है, दीवारें, जो हाउस की दीवारें हैं, विदाउट द परमिशन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मतलब प्रिविलेजेस उन्हें हाउस के अंदर जब होते हैं तब सिविल और क्रिमिनल दोनों इससे उन्हें इम्यूनिटी मिलती है। ये आपको ध्यान में रखना है, जब वो हाउस के अंदर होते हैं तब। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। ये हमने जो डाउट सेशन लिया था पार्लियामेंट के इसमें, उसमें भी मैंने क्लियर किया था ये चीज़, बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर की थी। तो जब हाउस के अंदर होते हैं तो उन्हें आउटसाइडर हो या फिर मेंबर हो तो उसे क्रिमिनल सिविल प्रोसीडिंग दोनों से इम्यूनिटी मिलती है। अब यहाँ पर इंडिविजुअल प्रिविलेजेस में सिर्फ सिविल केस में जब वो हाउस के बाहर होगा तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सिर्फ सिविल केसेस में उसे इम्यूनिटी मिलेगी। ये भी हमने देखा था कि जब भी कोई भी इंसान, अगर उसने कोई सिविल केस उसके अगेंस्ट में है, तो सेशन शुरू होने के 40 दिन पहले तक अगर वो घर में भी बैठा हो तो भी अरेस्ट नहीं हो सकती है, और 40 दिन बाद तक अरेस्ट नहीं हो सकती है। उसके बाद देहा फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उसके बाद एग्जाम की जाती है फ्रॉम ज्यूरी सर्विस, ज्यूरी सर्विस जो उससे भी एग्जाम की जाती है इन्हें। तो इस तरीके से इन्हें जो प्रिविलेजेस है वो मिले हैं। तो अब यहाँ पर हमारा जो लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर, ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।